Hello students, today in this video we are going to read poem 5, A Legend of the Northland. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम जो आपका चैप्टर 5 है, A Legend of the Northland. उत्तरी देश की एक किंवदंती, उत्तरी देश की एक पुरानी कहानी 5 कैरी द्वारा लिखी गई ये पोएम है। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके साथ में एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्थलैंड वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है और वहाँ की रातें बहुत लंबी होती हैं, काली होती हैं। दिस पोम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये कविता एक ऐसी किंवदंती कहती है, एक ऐसी लीजेंड पुरानी कहानी कहती है एक बूढ़ी औरत की जिसने अपने लालच के चलते संत पीटर को नाराज कर दिया था, एंगर्ड कर दिया था सेंट पीटर को। ये उस औरत के लालच की कहानी है। अब ये बैलेड के रूप में होती है, पोएम का एक फॉर्म होता है बैलेड। तो बैलेड कौन सा फॉर्म होता है किसी भी पोएम का? A ballad is a song narrating a story in short stanzas. बैलेड एक ऐसा सॉन्ग, ऐसा गीत होता है जिसमें कि एक कहानी को शॉर्ट स्टेंजा के रूप में गाया जाता है। बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। बैलेड्स एक फोक कल्चर यानी कि गांव का जो संस्कृति होती है, गांव की संस्कृति और जो लोकप्रिय कल्चर संस्कृति होती है सब लोगों में, उसका एक भाग होती है बैलेड्स। यानी पुराने गांव के कल्चर में कहानियों में ये बैलेड्स गीत मिलते हैं जिनमें कोई ना कोई कहानी छिपी रहती है और ये मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाई जाती है जो कहानियां हैं। A Legend of the Northland is a ballad. ये जो पोएम है A Legend of the Northland, ये भी एक बैलेड का रूप है जिसमें कि एक कहानी है 5 कैरी द्वारा ये लिखी गई है। चलिए इसके स्टेंजा को आप स्टडी करेंगे तो आपको इसमें जो कहानी बताई गई है उसके बारे में आपको पता लगेगा। दिस पोएम इज अ folk tale passed down from one generation to another about an important aspect of human life. इसमें एक मोरल, एक नैतिक शिक्षा इस कहानी में छिपी हुई है। इट टीचेज अस अ स्ट्रॉन्ग मोरल दैट वी शुड नेवर बी सेल्फिश एंड थिंक ऑफ अदर्स ऑल्सो। हमें किसी के भी प्रति मतलबी व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमें अन्य लोगों की भी चिंता करनी चाहिए। द पोएम टेल्स अबाउट सेंट पीटर हु कम्स टू अ लिटिल वुमेन्स हाउस टू सीक अ केक। ये पोएम बताती है जिसमें कि संत पीटर एक छोटे कद की औरत के घर जाते हैं, केक रोटी की उनको ज़रूरत है, वो भूखे हैं। ही इज़ फीलिंग वेरी हंग्री एंड वीक, बहुत ही भूखे हैं और कमज़ोर हैं। द लिटिल वुमेन इज़ वेरी सेल्फिश एंड डजंट गिव हिम इवन अ स्मॉल केक। और जो छोटे कद की औरत है, लालची औरत है, वो उनको एक भी रोटी का टुकड़ा उनको नहीं देती है। Saint Peter curses her out of range and anger at her meanness. और फिर संत पीटर उसके इस रोटी न देने के श्राप, उसको गुस्से में आकर के वो उसको श्राप देते हैं, उसके मतलबीपन के व्यवहार के लिए उनको गुस्सा आता है। He curses her that she is not fit to live in human form. वो श्राप देते हैं कि वो औरत इस धरती पर मानव का रूप जीने के योग्य नहीं है। He turns her into a woodpecker who has to bore a hole in hard and dry wood to get food. वो उसको श्राप देते हैं कि वो वुड पैकर बन जाए जो कि हमेशा एक कठोर, एक सख्त लकड़ी में छेद करता रहता है, उसमें अपनी पतली लंबी नुकीली चोंच से काटता रहता है उस लकड़ी को, केवल इसके लिए कि उसे थोड़ा सा भोजन मिल जाए। इस तरह के वुड पैकर का कर्स सेंट पीटर से उस औरत को मिलता है। द वुमन स्टैंड्स पनिश्ड फॉर हर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। यहाँ जो औरत है वो
उसके लालच और उसके मतलबीपन के लिए उसको दंडित किया जाता है। द पोएम टीचेज दिस लेसन दैट वी मस्टंट बी ग्रीडी एंड सेल्फिश। ये कविता हमको सिखाती है कि हमें कभी भी लालची और मतलबी नहीं होना चाहिए। तो इसके फर्स्ट स्टेंजा को हम पढ़ेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन की घड़ियाँ, दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और जहाँ सर्दी में इतनी लंबी रातें होती हैं कि वो जो लोग हैं वहाँ के, वो सोकर उन्हें पूरा नहीं गुजार सकते। रातें इतनी लंबी होती हैं, कितना भी सो लें पर केवल सोने से रातें पूरी नहीं हो सकती, इतनी लंबी रातें वहाँ की होती हैं। दिन का टाइम, दिन की घड़ियाँ बहुत कम होती हैं। सो द पोएट डिस्क्राइब्स नॉर्थलैंड फ्रॉम वेयर हर स्टोरी ओरिजिनेट्स। कवि नॉर्थलैंड का वर्णन करती है जहाँ से वो जो कहानी है वो उत्पन्न होती है। हेयर द डेज आर शॉर्ट बट द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। यहाँ की जो सर्द ऋतु में दिन होते हैं वो छोटे होते हैं ठंडों में, और रातें लंबी होती हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड द पीपल कांट स्लीप थ्रू द नाइट। और अत्यधिक ठंड के कारण आदमी पूरी रात सो नहीं पाते। नेक्स्ट स्टेंजा। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. जहाँ के लोग, जब वहाँ बर्फ पड़ती है, यहाँ के जो लोग हैं नॉर्थलैंड के, जब बर्फ पड़ती है तो तेज दौड़ने वाले रेंडियर, एक जानवर होता है रेंडियर, उसको बर्फ गाड़ी में बांधते हैं। आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी जिसमें एक बच्चा रेंडियर के साथ खड़ा हुआ है। तो इस तरह की एक जानवर होता है रेंडियर, ठीक है। हार्नेस माने होता है रेंडियर को स्लेज में जोतना। स्लेज एक गाड़ी होती है जिसको रेंडियर दौड़ाता है, उस गाड़ी को स्लेज कहते हैं, जिसमें बच्चे बैठे रहते हैं। और उसको बांधना, रेंडियर को स्लेज से बांधना कहलाता है स्लेज, यानी फास्टनिंग ऑफ रेंडियर टू अ स्लेज, ठीक है। और दूसरा रेंडियर यानी कि एन एनिमल फाउंड इन द पोलर रीजन्स, जो वहाँ नॉर्थलैंड के एरिया में पाए जाता हुआ एक जानवर होता है। स्लेजेस बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है। ये बिना पहिए की होती है। इसमें आपको स्क्रीन पर एक बच्चा दिख रहा है जो सिर्फ बिना पहिए के चलती है। व्हील लेस कार्स ड्रॉन ऑन स्नो। और बियर्स माने होता है भालू या रीछ जिसको बोलते हैं, वो बियर। तो यहाँ बियर्स कब्स आया है। कब्स माने होते हैं बच्चे, भालू के बच्चे, ठीक है ना। और फनी माने होता है स्ट्रेंज। फरी क्लोथ्स, फरी क्लोथ्स माने ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें कि फर होते हैं, यानी क्लोथ्स मेड फ्रॉम द फर स्किन ऑफ एनिमल्स। जानवरों के बालों वाली खाल से बने हुए ये कपड़े होते हैं जिनको फरी क्लोथ्स कहते हैं। और ये इस तरह के कपड़े वहाँ के बच्चे पहनते हैं। चलिए स्टेंजा को देखते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस। यहाँ के जो लोग हैं, जब बर्फ गिरती है तो वो स्लेंजियर जो जानवर है उसको रेंडियर को स्लेजेस से, बर्फ की गाड़ी से बांधते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक्स बियर्स कब्स। और वहाँ के बच्चे जो फर होते हैं, फर बालों वाली अजीब कपड़े पहने रहते हैं, और वे कैसे लगते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और वो भालू के, रीछ के बच्चों जैसे प्रतीत होते हैं। इतने सुंदर बच्चे वहाँ के लगते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। वहाँ के लोग उन्हें यानी बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। परंतु कवि कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता कि ये कहानी सच्ची है जो वो सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। लेकिन फिर भी यदि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं
तो आप शायद उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, यू मे लर्न अ लेसन, तो आपको कुछ उसमें शिक्षा सीखने को मिल जाएगी। और वहाँ के लोग वहाँ के बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। अब सच है कि नहीं है ये पता नहीं है। तो स्टोरी शुरू होती है हमारी स्टेंजा 4 में। माता पिता नॉर्थलैंड में जो माता पिता हैं अपने बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार जब अच्छे सेंट पीटर नीचे यानी कि धरती पर, अब चूंकि वो स्वर्ग में है, तो जब नीचे संसार में जिंदा थे, when the good Saint Peter lived in the world below, जब सेंट पीटर धरती पर संसार में जिंदा थे, जैसा कि आप जानते हैं, और जैसा उनकी आदत थी, एंड वॉक्ड अबाउट इट, वो उपदेश देते हुए इधर उधर घूमते थे, प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो आप जानते हैं, जैसा कि वो किया करते थे, चारों तरफ घूमते रहते थे और प्रीचिंग प्रवचन दिया करते थे। तो ये एक समय की बात है जब अच्छे सेंट पीटर रहते थे धरती पर। तो ये कवि कहानी बताना आरंभ करता है, इसमें सेंट पीटर का परिचय देते हुए वो बात करता है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वे एक कॉटेज, एक कुटिया के द्वार पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर कि एक लिटिल वुमेन, एक छोटे कद की औरत केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और उन्हें जो भट्टी होती है जिस पर केक सेके जाते हैं, उस भट्टी पर वो केकों को सेक रही थी। हार्थ माने भट्टी या स्टोव जो होता है उसको बोलते हैं। यानी जब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे सेंट पीटर, तो एक कॉटेज कुटिया के दरवाजे पर आए। कॉटेज में एक छोटी सी महिला खुद के लिए केक बना रही थी, तो और वो उनको चूल्हे पर पका रही थी। एंड बीइंग faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. फास्टिंग मन होता है व्रत रखना, तो व्रत रखते रखते, व्रत यानी स्टॉप ईटिंग ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजियस डे, जब हम कोई विशेष दिन व्रत रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो फास्टिंग बोलते हैं उसको। और फेंट माने होता है कमजोर होना, ठीक है। तो उपवास यानी व्रत रखते रखते वे कमजोर हो गए थे, फास्टिंग करते करते वो कमजोर हो गए थे, क्योंकि फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि अब दिन भी लगभग समाप्त हो चुका था। ही आस्क्ड हर, तो उन्होंने उस महिला से पूछा, कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि वो उनका जो, उस महिला का जो केक का स्टोर है, भंडार है, उसमें से कोई वो एक केक दे सकती है क्या? टू गिव हिम अ सिंगल वन, क्या उसे कोई एक केक देने के लिए उस महिला से सेंट पीटर ने कहा। सेंट पीटर व्रत के कारण बिल्कुल ही कमजोर हो गए थे, और वो कमजोरी के कारण लगभग मूर्छित होने जा रहे थे, बेहोश सी अवस्था में वो पहुंच गए थे, और दिन जो है वो लगभग खत्म हो गया था, तो रात होने वाली थी, शाम हो रही थी। सेंट पीटर ने फिर उस महिला से केक के ढेर में से केक देने के लिए कहा। सो शी मेड a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो इस प्रकार उस महिला ने एक बहुत सा छोटा केक बनाया उनके लिए, लेकिन जैसे ही उसने उसे सेकने के लिए डाला, बेकिंग के लिए डाला उस केक को, तो उसने इसकी ओर देखा केक की तरफ और सोचा कि वो देने के लिए बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा बन गया है, इतना बड़ा तो मैं दे ही नहीं सकती। छोटी महिला ने एक बहुत सा छोटा केक बनाया, जैसे कि वो पक रहा था जब वो, तो उसने देखा, सोचा ये देने के लिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done.
इस प्रकार उसने फिर दूसरा केक के लिए आटा गूंदा। नीडेड माने गूंदना, आटा गूंदने की प्रोसेस को बोलते हैं नीडेड। तो दूसरा आटा गूंदा एंड स्टिल स्मॉलर वन, और पहले से भी छोटा छोटा एक केक बनाया, पहले से छोटा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जैसे ही उसने इस केक को पलटा, सेकते हैं कोई रोटी को, केक को तो पलटते हैं कि नहीं, तो केक को पलटा तो उससे वो भी उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि पहले बना था। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, पहले केक जितना ही बड़ा उसे ये केक दिखा, हालांकि उसने छोटा बनाया था। तो पतले केक को, इसको भी देखते हुए उसे देने के लिए काफी बड़ा ये छोटी महिला को लगा, और फिर उसे दूसरा केक बनाया। तो seeing that the baking cake was too large to give away, the little woman needed another smaller. ठीक है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. टिनी यानी स्मॉल, छोटा सा, स्क्रैप माने टुकड़े होते हैं, पीस होते हैं, टुकड़े, और डो माने जो नीडेड फ्लोर होता है, गुदा हुआ आटा होता है, उसमें से भी उसकी यदि हम लोई बनाते हैं ना तो उसको डो बोलते हैं। जैसे पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं आटे में से, तो उसको डो बोलते हैं। ठीक है। और वेफर एक मीनिंग है इसमें यहाँ पर, तो वो छोटी सी पतली एक गोल रोटी हम बना दें, पेपर जैसी, स्मॉल थिन राउंड ब्रेड, तो वो वेफर होती है। तो फिर उसने उस गुदे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, उस लोई में से भी उसने थोड़ा सा आटा लिया, बिल्कुल जरा सा, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बिल्कुल ढुलका ढुलका करके चौरस बना लिया, फ्लैट बना लिया, पापड़ जैसा, बिल्कुल पेपर जैसा, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और फिर उसे एक छोटी सी पतली गोल रोटी की तरह सेका। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, परंतु वह उसे भी अपने हाथ से देना नहीं चाहती थी। ओके। फॉर शी सेड, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब क्योंकि उसने कहा फिर, my cakes that seem too small, मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूं तो वे बहुत छोटे दिखते हैं, जब मैं खाती हूं तो बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन are yet too large to give away, लेकिन अभी भी वे किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं। So she put them on the shelf, तो फिर उसने इन केकों को भी अलमारी में रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो फिर इस भले से सीधे साधे संत पीटर को भूखे और कमजोर हो चुके थे, वो तो बिल्कुल हंग्री और फेंट थे, इसलिए वे तब क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री एंड श्योरली सच अ वुमन, और निश्चित रूप से इस प्रकार की स्त्री, वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, किसी भी संत को उत्तेजित करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। प्रवोक माने होता है एक्साइट, उत्तेजित करना, उकसाना। तो इस छोटी सी महिला ने संत पीटर को गुस्सा दिला दिया। वास्तव में व्रत करके वो बहुत भूखे और कमजोर तो हो ही गए थे, और भूखे में बिल्कुल बेहोशी जैसी अवस्था उनकी होने वाली थी। तो संत को गुस्सा दिलाने के लिए इतना सब करना काफी था। इस महिला ने बहुत कुछ कर दिया था उनको गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। उसने, संत ने कहा, तुम इतनी ज्यादा स्वार्थी हो कि मनुष्य रूपी शरीर में रहने के योग्य नहीं हो। ड्वेल माने रहना, लिव इन, ह्यूमन फॉर्म यानी मानव रूप में, इन द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो संत ने कहा, मनुष्य रूपी शरीर में रहने के योग्य नहीं हो तुम। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम इस योग्य भी नहीं कि तुम्हें दोनों चीजें मिले, भोजन भी मिले
एंड शेल्टर, और रहने को जगह भी मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्म रखने के लिए तुम्हें आग भी मिलती रहे। यानी इतनी सब सुविधाएं मिल जाएं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम आदमी जैसा व्यवहार तो कर ही नहीं रही हो। नाउ, उनको गुस्सा आ गया, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. उन्होंने कर्ज दिया, गुस्सा आ गया, श्राप दिया उन्होंने, अब तुम उसी प्रकार घोंसले बनाओगी, घर बनाओगी जिस प्रकार पक्षी बनाते हैं। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. hard dry wood यानी जो सूखा सख्त जो लकड़ी होती है, उस पूरे दिन तुम उस सूखी सख्त लकड़ी में छेद और छेद करती रह के, बोरिंग माने होता है, तो बोले पानी की बोरिंग करते हैं ना, लोग बाग आते हैं तो पानी की बोरिंग यानी छेद करते हैं, होल बनाते हैं उसमें। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि तुम भी पेड़ में बोरिंग करती रहोगी, बस छेद ही छेद करती रहोगी उसमें, और फिर बाद में तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा और तुम उसी पर आश्रित रहोगी। ऐसा कर्ज उन्होंने उसको दिया। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। फिर वो जो महिला है, वो औरत, वो कुटिया की चिमनी में से होकर के, ऊपर छत में चिमनी होती है जिससे कि जो भी बेकिंग हम पकाते हैं, चूल्हा जलता है तो उसका धुआं निकल जाए, तो इस प्रकार का एक सिस्टम छत में बना होता है, उसको चिमनी कहते हैं। उस चिमनी में से वो ऊपर उड़ गई, महिला चली गई बिना कोई शब्द बोले, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर। और फिर उस मकान की चोटी पर ऊपर से एक वुड पैकर, जिसको कट फोड़वा बोलते हैं, जो लकड़ी को चोंच मार के काटता रहता है, आपको पिक्चर इमेज में दिख रहा है, कट फोड़वा निकला उसमें से। वो औरत कट फोड़वा में बदल गई थी क्योंकि उसे एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया गया था। तो सेंट पीटर द्वारा श्राप कर्ज देने के पश्चात, after the granting of the curse by Saint Peter, the little woman went up the chimney of her house without speaking a word. She had turned into a woodpecker and flew over there. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same. But all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. अब जो वो पक्षी कट फोड़वा बन गई थी, उसके सिर पर एक सिंदूरी टोपी थी, जैसा आपको हमने इमेज दी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ऐसा कट फोड़वा होता है, वुड पैकर होता है ये, जिसका शरीर तो बॉडी तो बिल्कुल काली होती है, जली हुई कोयले जैसी, और उसकी चोंच होती है जिसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी जैसी भी बनी होती है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। तो वह ऐसा पक्षी बन गई थी श्राप से जिसके सिर पर एक टोपी थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वैसी ही वो छोड़ दिया गया। यानी जब महिला जिंदा थी तब भी वो ऐसे ही लाल कलर की टोपी पहनती थी, और फिर जब उसको पक्षी बनाया तो वो टोपी सेम की सेम ऐसी बनी रही, टोपी नहीं हटी उसके चेहरे से। लेकिन बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उस औरत के बाकी सभी कपड़े आग की लौ से जल गए थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और लौ में जला करके वो कोयले जैसे काले कर दिए गए, कपड़े उसके रंग के काले हो गए थे, इसीलिए कट फोड़वा जो है वो काला रंग का दिखता है, मानो तो कोयले से जल गया हो। चूंकि वो चिमनी से होकर निकला था, तो चिमनी में आग की लपटें होती हैं, तो ऐसा इसमें बताया गया है, मान के चलें कि उसके कपड़े जो है वो उस पर झुलस गए थे चिमनी की आग में, केवल उसकी टोपी रह गई थी क्योंकि वो सिर के ऊपर थी, तो इसलिए वो बच गई थी। ठीक है, अपने जीवन में छोटी सी महिला मनुष्य की शक्ल में लाल रंग की टोपी पहनती थी, और ऐसे ही वो छोड़ दी गई, और कट फोड़वा के रूप में भी वो सिर पर लाल रंग की टोपी पहने हुए थी। सारे कपड़े जो वो पहने हुए लगती थी, वो लगता था कि जलकर काले हो गए थे, और एक कट फोड़वा के शरीर का रंग होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और इस कट फोड़वा को हर एक गांव का जो स्कूल होता है, गांव के स्कूल जाने वाले बालक ने भी उसको जंगल में देखा है। जब वो जाता है अपने स्कूल में तो जंगल में उसको देखता है। हैड सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड।
और जहां वो आज के दिन भी पेड़ों में रहती है और खाने के लिए लकड़ी में छेद कर करके, होल कर करके, बोरिंग एंड बोरिंग कर करके उसको भोजन थोड़ा सा मिल पाता है। इतनी मेहनत उसको करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये पोएम आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ नॉर्थलैंड का जो भी एरिया है ये आपको समझ में कुछ आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू? नॉर्थलैंड के किन किन देशों का आभास ऐसा होता है कि इस पोएम में किन किन देशों का बात की गई है उत्तरी देश के रूप में? तो आंसर देखें, इट इज़ अ कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ये जो क्षेत्र है, देश है, ये बहुत उत्तर दिशा में है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग देयर। दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं यहाँ। आई थिंक नॉर्थलैंड रिफर्स टू स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। ये हम मान के चलते हैं कि नॉर्थलैंड की जो देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि इस तरह के छोटे छोटे देश हैं, वो नॉर्थलैंड को रिफर करते हैं। क्वेश्चन 2 देखें, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत से क्या मांगा और उस औरत की क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर देखें, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेग्ड केक्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर। सेंट पीटर ने अपनी हंगर, अपनी भूख की संतुष्टि के लिए उस औरत से उसके भंडारे में से एक केक मांगा उन्होंने। द लेडी बेक्ड 3 केक्स इन सक्सेशन। और फिर उस औरत ने 3 केक इस क्रम में बनाए, वन स्मॉलर देन द अदर्स, और एक के बाद एक छोटा केक बनाया, बट कुड नॉट बियर टू गिव एनी ऑफ देम अवे। परंतु उनमें से किसी को भी दे नहीं सकी, इतनी लालची थी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी? सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत को कैसे दंडित किया, कैसे पनिश किया? तो सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू ए वुड पैकर। सेंट पीटर ने उस औरत को, बूढ़ी औरत को वुड पैकर में, कठफोड़वा में बदल दिया। इस तरीके से उसको दंडित किया, पनिश किया। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? वुड पैकर जो पक्षी होता है, कठफोड़वा, वो अपना भोजन कैसे पाता है? आंसर है, द वुड पैकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग इनटू ड्राई हार्ड वुड ऑफ द ट्रीज। वुड पैकर अपना भोजन पाता है सूखी कड़क लकड़ी जो होती है पेड़ की, उसमें बोरिंग, छेद कर करके थोड़ा सा भोजन वो अपना पाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? क्या आप सोचते हैं कि अगर उस बूढ़ी औरत में इतनी अनुदार होती, वो यानी उदार नहीं होती, अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर कौन है, यानी यदि वो सेंट पीटर को जानती वास्तव में, तो क्या वो ऐसा व्यवहार करती? तब वो क्या करती यदि उसको पता होता कि वास्तव में सेंट पीटर हैं? आंसर है, नो, प्रोबेबली द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। नहीं, संभवतः यदि उसे पता होता कि ऐसा, तो वो ऐसा नहीं करती। यदि उसको पता होता कि सेंट पीटर वास्तव में कौन थे, तो वो ऐसा गलत व्यवहार नहीं करती, अनुदार वाला। जनरस माने होता है उदार, दया भाव, और अनजनरस माने कठोरता का व्यवहार जो उसने किया था। इंस्टीड, जबकि वो इसकी बजाय, शी वुड हैव ट्राइड टू ऑफर हिम द होल स्टॉक ऑफ हर केक्स। बल्कि उसे पता लग जाता कि सेंट पीटर हैं, महान आदमी हैं, तो फिर वो प्रयास करती, उनको पूरा अपना केक का स्टॉक देने का प्रयास करती, जो भी उसके पास था सारा दे देती। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या ये सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपोर्टेंट? इसका पोएम के कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है? आंसर है, द स्टोरी इज नॉट ट्रू। कहानी सच नहीं है। इट इज अ लीजेंड। यह एक किंवदंती है, पुरानी कहानी है। इवन द पोइट सेज, कवि भी कहता है, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू।
कभी भी कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता कि ये सच है। आई थिंक दैट द पॉइंट इन द स्टोरी, अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट द पॉइंट इन द स्टोरी वेयर द लिटिल वुमन इज चेंज इनटू ए वुडपेकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, as it conveys a positive message that is not to be greedy and selfish. मैं मानता हूं कि कहानी में वो पॉइंट जब उस छोटे कद की औरत को, लिटिल वुमेन को वुड पेकर में, कठफोड़वा में चेंज कर दिया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। एज इट कन्वेज अ पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि ये एक सकारात्मक मैसेज देता है कहानी में, दैट इज नॉट टू बी ग्रीडी एंड सेल्फिश, किसी को भी लालची और मतलबी नहीं होना है। तो ये मैसेज है। क्वेश्चन 7 देखें, व्हाट इज अ लीजेंड? लीजेंड क्या होता है? किंवदंती क्या होती है? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड? इस पोएम को लीजेंड क्यों कहा गया है? आंसर देखें, अ लीजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। लीजेंड एक पुरानी परंपरागत कहानी होती है, हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, जो भूतकाल से, पास्ट से ली जाती है, फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, हैंडेड की जाती है, हैंडेड डाउन, यूजुअली विद अ मोरल, और सामान्यतः इसमें कुछ मोरल होता है। तो ये एक पुरानी टाइप की कहानी होती है जिसमें कि पास्ट की बातें होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानी चली आती है, और इसमें कुछ ना कुछ मोरल होता है। ये पोएम का एक प्रकार है। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लीजेंड। इस पोएम को हम लीजेंड कहते हैं, बिकॉज इट प्रीचेज जनरसिटी टुवार्ड्स फेलो ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये हमें हमारे साथी मानव मित्रों के प्रति उदारता का पाठ पढ़ाती है। 8वां क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। ये जो पोएम है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसको 10 सेंटेंसेस में कहानी को लिखना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द पोएम इज अ लीजेंड ऑफ एन ओल्ड वुमेन एंड सेंट पीटर। ये कविता जो है, ये एक लीजेंड है, किंवदंती है, एक बूढ़ी औरत और सेंट पीटर के बीच में। दूसरा पॉइंट है, द ओल्ड लेडी इज आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर आल्म्स हु बिकम्स वेरी वीक बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग। सेंट पीटर द्वारा उस बूढ़ी औरत से कुछ भिक्षा मांगी जाती है, यानी एक रोटी मांगी जाती है, पता है आपको, जो कि बहुत यात्रा करके और व्रत रख करके कमजोर हो गए थे। थर्ड है, द शेल्फिश लेडी ट्राइड टू बेक स्मॉल केक्स बट ईच टाइम दे सीम टू बिग फॉर हर टू गिव अवे। परंतु जो मतलबी औरत है, उसने छोटे छोटे केक बनाने का प्रयास किया हर बार, और उसे हर बार वो केक देने के लिए छोटे ही लगे, ज्यादा बड़े लगे, देने के लिए उसको ज्यादा बड़े लगे। फोर्थ पॉइंट है, कहानी में आगे बढ़ती है, शी गेव नथिंग टू सेंट पीटर, शी पुट ऑल द केक्स ऑन द शेल्फ। उसने सेंट पीटर को कोई केक नहीं दिया, सारे उसने अपनी शेल्फ में, अलमारी में रख लिए। अगला पॉइंट है, सेंट पीटर वाज प्रोवोक्ड, सेंट पीटर को उकसाया गया था, सो आउट ऑफ एंगर ही चेंज हर टू ए वुड पेकर। तो फिर गुस्से से उन्होंने उसको वुड पेकर, कठफोड़वा में औरत को बदल दिया। 6वें पॉइंट पे कहानी है, वुड पेकर बोर्स हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट फूड। वुड पेकर क्या करता है, कठोर और सख्त लकड़ी को भोजन पाने के लिए बोरिंग करता रहता है, छेद करता रहता है उसमें। हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, उसके कपड़े सारे जल चुके थे। शी वॉज लेफ्ट विद हर स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, केवल उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की कैप, टोपी के नुमा एक चीज छोड़ दी गई थी। Even today she still lives in the woods and is seen by all the rural school boys. आज भी वो जंगल में रहती है और स्कूल के बच्चों को, गांव से जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको दिखती है। ग्रीड इज अ सिन, ये एक मोरल है, कहानी में नैतिक शिक्षा है कि लालच बड़ा पाप होता है, नहीं करना चाहिए। वीडियो क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अपने MBA इंग्लिश क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही ये लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा। इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में
पहुंच जाएगा। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सभी क्लासेस के वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। ग्रामर, राइटिंग स्किल, लेटर एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ नोटिस टेलीग्राम प्लेलिस्ट में मिलेगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।